चलिए फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं M1D का एक थोड़ा सा टफ डिस्कशन, रिलेटिव मोशन। अगर सारी चीजें आप बेसिक से ध्यान से सुनेंगे तो फिर ये आपको टफ नहीं रह जाएगा। कहता व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी A इज इवैल्यूएटेड बाय अनदर मूविंग बॉडी B, दो बॉडीज चल रही हैं, एक चलती हुई बॉडी दूसरी बॉडी को देख रही है। व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी A इज इवैल्यूएटेड बाय अनदर मूविंग बॉडी B, then B observes relative motion between the two bodies. B ऑब्जर्वर है, A भी चल रहा है और B भी चल रहा है, पर B को खुद से मतलब कम है और दूसरों से मतलब ज्यादा है, तो B की नजर A पे लगी हुई है। चल A भी रहा है, चल B भी रहा है, but motion of body A is evaluated by another moving body B, then B observes relative motion, और B इस समय ऑब्जर्वर है between the two bodies. Our brain always registers relative motion only. एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज ही नहीं है। हम जो भी देखते हैं बचपन से लेके आज तक, हम रिलेटिव मोशन ही केवल परसीव करते हैं। हम एब्सोल्यूट मोशन कभी कभी किसी भी बॉडी में देख ही नहीं पाते, क्योंकि आप जानते हैं अर्थ भी तो मोशन में है, तो अर्थ के साथ हर ऑब्जेक्ट भी तो मोशन में है। तो हमारा जो ब्रेन है केवल रिलेटिव मोशन को ही परसीव करता है, उसी को दिमाग में बैठाता है टू डिटरमिन रिलेटिव पोजिशन। अब रिलेटिव मोशन में ये चीजें आएंगी, नंबर 1 रिलेटिव पोजीशन, नंबर 2 रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 रिलेटिव वेलोसिटी, और नंबर 4 रिलेटिव एक्सीलरेशन। ये जो चीजें हमने 1D में डिफाइन की थी, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, अब हम इन सारी चीजों को रिलेटिव टर्म में डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो फर्स्टली अटैच अ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम मतलब एक ओरिजिन हो और एक एक्सेस सिस्टम हो टू द ऑब्जर्वर। जो भी ऑब्जर्वर है ना, जो भी ऑब्जर्वर है, जैसे यहाँ बॉडी बी ऑब्जर्वर है, तो हम बी पे एक रेफरेंस फ्रेम चिपका देंगे। हम शायद बी को ओरिजिन मानना चाहेंगे और बी से ही डायरेक्शंस डिफाइन करेंगे, कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव। जो ऑब्जर्वर होता है ना, उस पे आप एक रेफरेंस फ्रेम चिपका देते हैं कि अटैच अ रेफरेंस फ्रेम दैट इज एन ओरिजिन एंड एन एक्सेस सिस्टम टू द ऑब्जर्वर, हियर बॉडी बी, एंड कन्वेंशनली वी डिफाइन ऑल वेक्टर्स towards the other body as positive, usually positive x direction. ये कन्वेंशन है, आप कन्वेंशन के अलावा भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ कन्वेंशन। हम एक इसमें डायरेक्शन असाइन कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि बॉडी बी को तो आपने ओरिजिन मान लिया। फर्स्ट वी अटैच अ रेफरेंस फ्रेम दैट इज एन ओरिजिन एंड एन एक्सेस सिस्टम टू द ऑब्जर्वर। जो बॉडी बी है अब वही ओरिजिन में बैठी है और वहीं से हम एक्स वाई जेड डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। हम लोगों को मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, M1D पढ़ना है, इसलिए खाली शायद एक्स एक्सिस की डायरेक्शन डिफाइन करना काफी होगी, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की फिलहाल जरूरत नहीं है। देयर बॉडी बी conventionally we define all vectors towards the other body as positive. इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स कह देते हैं। बी से एक ही तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव कह देते हैं। ये कन्वेंशन है, कोई जरूरी नहीं है कि इसे फॉलो किया जाए। बट हाँ, रिस्की बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन वंस फिक्स्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन शुड नॉट बी चेंज्ड। अगर एक क्वेश्चन में, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डिफाइन कर चुके हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, तो फिर अगर वो ऑब्जर्वेशन चेंज भी कर दे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन शुड नॉट बी चेंज्ड इवन इफ द ऑब्जर्वेशंस आर नाउ बीइंग मेड फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द अदर ऑब्जर्वर। पहले आपने इसको ऑब्जर्वर माना था और ये डायरेक्शंस डिफाइन कर दी थी। अब एक सवाल में अगर एक बार डिसाइड हो गई ये डायरेक्शन ये वाली, तो फिर ऑब्जर्वर भले ही दूसरा भी हो जाए, और फिर हम ये नहीं करेंगे कि अब जो ऑब्जर्वर है उस पर रेफरेंस फ्रेम अटैच करेंगे। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बार आप पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन डिफाइन कर चुके हैं, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आगे अब आप कुछ भी हो जाए इन डायरेक्शंस को चेंज नहीं करेंगे। अब आप नहीं बोलेंगे कि पहले ये ऑब्जर्वर है तो ये रेफरेंस फ्रेम है और अब ये ऑब्जर्वर है तो ये रेफरेंस फ्रेम है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक बार खाली डायरेक्शन आपको असाइन करनी है। आपने बी को ऑब्जर्वर मान लिया और उसके हिसाब से किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव कह दिया। अब अगर वो कहता है ए ऑब्जर्वर है, तो भी फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। नहीं तो हम उनको आंसर तो अभी भी सही आएंगे,
पर हम उनको थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाउ आर दीज टू रिजल्ट्स रिलेटेड। ऑलराइट, तो मैं पहले आपको पढ़ा रहा हूं रिलेटिव पोजीशन। मेरे को 4 चीजें पढ़नी है: रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सीलरेशन। तो रिलेटिव पोजीशन, ऑलरेडी एक ओरिजिन डिफाइंड है, यहाँ पे पहले से ही ओरिजिन डिफाइंड है, ये शायद एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये सब पहले से डिफाइंड है। बॉडी ए यहाँ रेस्ट पर है और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स ए है, और बॉडी बी ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स बी पर है, और दोनों बॉडी रेस्ट पर हैं। अब आई हैव टू डिफाइन एक्स ए बी, ये मुझे डिफाइन करना है। दैट इज position of A with respect to B। मुझे A की पोजीशन डिफाइन करनी है with respect to B। XA minus XB, देखते हैं, बात कर रहे हैं इस बारे में। तो with respect to B का मतलब है, अलग से लिख दीजिए, now B is the observer। Now B is the observer and origin should actually be shifted to the location of B। Origin should be shifted to the location of B। Sir, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको A की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू B। तो B अगर ऑब्जर्वर है और वो सिर्फ A को देख रहा है, तो उसको जो दिखेगा वो डिस्टेंस B और A के बीच का ही दिखेगा। इसलिए B इज द न्यू ओरिजिन। लिख दीजिए, वी वांट टू मेक B एज द न्यू ओरिजिन। अब B को खुद से कोई मतलब नहीं रह गया है, उसको सिर्फ A दिख रहा है और वो एक ही चीज ऑब्जर्व कर पाएगा, B और A के बीच के डिस्टेंस को। अब B नया ओरिजिन हो गया है। अगर आपको मतलब विद रिस्पेक्ट टू का मतलब ही ये होता है, फिर से लिख दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू B मींस एज इफ B इज द न्यू ओरिजिन। विद रिस्पेक्ट टू B का मतलब ये होता है कि B पे ओरिजिन है और B पे रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड है। अब आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कह दें, चाहे तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कह दें। मैंने रूल ये बनाया है कि मैं तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहूंगा, टुवर्ड्स द अदर, या बस फिलहाल कौन किसके लेफ्ट में है और कौन किसके राइट में है ये बताने से भी काम चल जाएगा। बी को क्या दिख रहा है, ए बी के लेफ्ट में है कि ए बी के राइट में है, फिलहाल ये बताने से भी काम चल जाएगा। तो अब क्या होगा, अगर तुम इसको ओरिजिन पे लाना चाहते हो तो इसमें से माइनस एक्स बी कर दो, इसके एक्स बी में से माइनस एक्स बी कर दो, तो ये एक्स बी माइनस एक्स बी, इसकी लोकेशन 0 हो जाएगी। लिख दीजिए, टू ब्रिंग बी एट ओरिजिन, मतलब न्यू ओरिजिन ऑफ कोर्स। अगर बी को नए ओरिजिन पे लाना है, अगर बी को हमें नए ओरिजिन पे लाना है तो वी शुड सब्सट्रैक्ट एक्स बी फ्रॉम द अर्लियर लोकेशन ऑफ बी, जहां से भी पहले वो डिफाइंड थी। हमने पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट कर दिया। अब हम इसको नया ओरिजिन मानना चाहते हैं। एनीवे, अब क्या है कि यदि इसमें से मैंने एक्स बी माइनस किया है तो इसमें से भी मुझे एक्स बी माइनस करना चाहिए। लिख दीजिए कि डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द न्यू ओरिजिन, या पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द न्यू ओरिजिन will be obtained if we subtract xb from xa also,
एक्स ए ऑल्सो, भाई इसमें से मैंने एक्स बी माइनस किया था तो इसमें से भी मुझे माइनस करना चाहिए, तभी इनमें रिलेटिव कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैं निकाल रहा हूं एक्स ए बी, और अब बी तो ओरिजिन पे ही है, तो बस इसी के बारे में मुझे बात करनी है। ये है एक्स ए माइनस एक्स बी। मैंने एक्चुअली दोनों में से एक्स बी माइनस किया है, मैंने एक्चुअली दोनों में से एक्स बी माइनस किया है। जब इसमें से एक्स बी माइनस किया तो ये तो ओरिजिन पे आ गया, और जब इसमें से मैंने एक्स बी माइनस किया, एक्स ए माइनस एक्स बी, तो अब ये एक्स ए माइनस एक्स बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। बी को लग रहा है कि ए मुझसे इतनी दूरी पर सिचुएटेड है। बस आप तो केवल यही समझिए कि अगर चाहते हैं आपकी कोई रिलेटिव चेंज ना हो तो दोनों में इक्वल चेंज कर दीजिए। लिखिए प्रिंसिपल ऑफ दीज डिस्कशंस, प्रिंसिपल ऑफ दीज डिस्कशंस। और लिख दीजिए फॉर नो रिलेटिव चेंज, for no relative change, the same change should be made in both. The same change should be made in both the observations. Same change should be made in both the observations. Same change should be made in both the observations. मेरे को निकालना था x a b, इसको हम पढ़ते हैं position of A with respect to B। with respect to B मतलब as if B is at origin। B को origin पे लाने के लिए मैंने XB इसमें से माइनस किया, तो इसमें से भी मेरे को XB माइनस करना चाहिए। ठीक है, अच्छा कायदे से ये सब वेक्टर फॉर्म में होता है। एक्चुअली पूरा वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी प्रॉपर्ली ध्यान देनी पड़ेगी। वेक्टर से हमें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। अब आप एक ये क्वेश्चन लिख लीजिए कि स्टूडेंट ए के 50 मार्क्स हैं और स्टूडेंट बी के 60 मार्क्स हैं। ए के 50 मार्क्स हैं और बी के 60 मार्क्स हैं, तो व्हाट आर द मार्क्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? मार्क्स ऑफ ए minus 10 with marks. respect to B। Yes, 10. Minus 10 marks. तो बी को ओरिजिन पे लाना है, बी को जीरो बोलना है। बोलना है कि मान लीजिए बी के मार्क्स जीरो हैं, लिख दीजिए बी इज द ऑब्जर्वर, बी इज द रेफरेंस, मतलब नॉट द ऑब्जर्वर हियर बट बी इज द रेफरेंस एंड शुड बी ब्रॉट एट जीरो। बी रेफरेंस है और उसको जीरो पे लाना चाहिए, तो बी के मार्क्स में से 60 माइनस करिए। और अगर आप चाहते हैं कि रिलेटिव इनमें कोई चेंज ना हो तो ए में से भी 60 माइनस करिए, तो ए हो जाएगा -10। अगर बी जीरो है तो ए है -10। सो मार्क्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आर -10। अगर बी पे आप रेफरेंस मान रहे हैं तो ए उससे 10 मार्क्स नीचे है। अगर बी को रेफरेंस मान रहे हैं आप तो ए उससे 10 मार्क्स नीचे है। दोनों में इक्वल चेंज कर दीजिए बस आप। इसी तरह अगर मैं अभी बोलता था मार्क्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये शायद हो जाता मार्क बी माइनस मार्क ए। तो बी के मार्क्स है 60 और ए के मार्क्स है 50, तो यहाँ से आ जाता +10। इस एरो को अभी आप इग्नोर करते रहिए। अगर आपको बी के मार्क्स चाहिए ए के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है आप -50 दोनों में करेंगे, इसमें भी -50 करेंगे और इसमें भी -50 करेंगे। तो इसमें -50 करने के बाद ये तो जीरो हो गया, तो इसकी तरफ देखो ही मत। आप बोलो इसके पास दो चीजें हैं, एक 60 है और एक उसके कारण मैंने -50 यहाँ लिया है। तो मार्क्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैन बी डिफाइंड एज मार्क ऑफ बी माइनस मार्क ऑफ ए। जो रेफरेंस लेते हैं वो माइनस आ जाता है। ठीक है, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी। सपोज ए बॉडी में ये वेलोसिटी है वी ए और बी बॉडी में वेलोसिटी है वी बी। आसानी के लिए अभी हम सब वन डायमेंशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। बॉडी ए यहाँ जा रही है वी ए से और बॉडी बी जा रही है यहाँ वी बी से।
तो अब मैं सपोज मुझे निकालना है, आई हैव टू कैलकुलेट VAB, मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर B, ये निकालना है। VA plus वेलोसिटी ऑफ A VA विद plus रिस्पेक्ट टू VB. ऑब्जर्वर B। ओके, बात सुनिए ध्यान से। VAB का मतलब है वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, मतलब B is the observer and with respect to B means as if B is at rest, as if B is at rest, ये काम की बात है, as if B is at rest। ठीक है, अब अगर B रेस्ट, B जब A को देख रहा है ना, तो हालांकि B भी चल रहा है और उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसकी खुद की वेलोसिटी क्या है, उसे लगता है मैं तो चल ही नहीं रहा, उसको लगता है जो भी हो रहा है वो खाली A के चलने के कारण हो रहा है। हालांकि ऐसे शायद दोनों पास आ रहे हैं, पर आपको अगर B अगर A की तरफ देख रहा है तो B अपनी वेलोसिटी, अपने ऊपर तो हमारा ध्यान ही नहीं रहता ना, हम तो हमेशा दूसरे को देखने में लगे रहते हैं, अपने ऊपर से हमारा ध्यान हट जाता है। अगर B ऑब्जर्वर है तो B का खुद पे ध्यान है ही नहीं, तो B की वेलोसिटी को हम लोग को जीरो मानना पड़ेगा। ऐसे लिख दीजिए, वेलोसिटी ऑफ B should be made zero, velocity of B should be made zero। For this we should subtract BB from both, दोनों में इक्वल चेंज करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तुम B में एक BB यहां ले लो और एक BB यहां ले लो, पर अगर ये पॉजिटिव था तो मैं इसको माइनस कहता हूं, हालांकि डायरेक्शन मार्क कर चुके हैं तो इसे माइनस कहना नहीं चाहिए था, पर फिर भी ये भी BB लिखता और ये भी BB लिखता तो ये ठीक नहीं होता। डायरेक्शन सब कुछ है, अगर डायरेक्शन मार्क कर चुके हैं तो इसको कायदे से कैलकुलेशंस में नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। एनीवे B में से तुमने जब माइनस VB किया तो B की वेलोसिटी हो गई जीरो, और अब A के पास दो वेलोसिटी है, अब A के पास दो वेलोसिटी है, ये लिख दीजिए। Now A has two velocities. Now A has two velocities, VA. Now A has two velocities, VA and minus VB. अब A में दो वेलोसिटीज हैं, VA and minus VB। The resultant of these two velocities in A, the resultant of these two velocities in A, resultant represents VAB। तो जो VAB है वो ये है, VAB है VA minus VB वेक्टर फॉर्म में, VA minus VB वेक्टर फॉर्म में। बस सबसे पहले तो आपको यही पहचानना है, सबसे पहले तो इसे ही रख लीजिए। अगर मैं कभी XAB निकालने को कहूंगा तो उसका मतलब होगा XA minus XB वेक्टर फॉर्म में। कभी मैं एक्सेलरेशन की भी अगर बात करूंगा तो वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B। अगर मैं XBA कहूंगा तो वो होगा XB माइनस XA। रिलेटिव में चाहे पोजीशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, हम लोगों का यही मतलब होता है। अब ये रूल हमारा एक बन गया, एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो गया कि रिलेटिव अगर निकालना है आपको कोई भी चीज, XAB निकालना है तो XA माइनस XB वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में तो कभी कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, हम तो हमेशा यही किया करेंगे। VAB का मतलब है VA माइनस VB। अब आपके ऊपर है कि आपने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव डिफाइन किया है, और चलो फिलहाल मैं मान लेता हूं कि मैंने इसी को पॉजिटिव किया है। हालांकि रूल मैंने ये बनाया था कन्वेंशनली इसको पॉजिटिव लेना है, पर कन्वेंशन तो तोड़ने के लिए ही बनती है। बस अगर इस सवाल में एक बार इसे पॉजिटिव ले लिया
तो इस फिर हर कोई भी वेक्टर हो इस डायरेक्शन में ही वो पॉजिटिव होगा बस। सपोज मैं यही पॉजिटिव ले लेता हूँ तो हो जाएगा वी ए। अब मैं इनके मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ये है 10 मीटर्स एक्स डायरेक्शन में, तो इसको तो मैं 10 ही लिखूंगा, और ये है मे बी 2 मीटर्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन, अब इसका अगर मैं यहाँ माइनस, इसको माइनस साइन के साथ लिख दूंगा तो इसके वेक्टर होने का असर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने उसके डायरेक्शन के असर को इंक्लूड कर लिया है। तो इफेक्टिवली मैग्नीट्यूड्स को ऐसा लिखते हैं वी ए प्लस वी बी, ये केस है सब, बस यही लिख लीजिए। When the effect of direction has been included, when effect of direction has been included, y plus minus sign, then we can draw, we should draw the vector sign. अगर डायरेक्शन का इफेक्ट आप इंक्लूड कर चुके हैं, डायरेक्शन का इफेक्ट आप इंक्लूड कर चुके हैं माइनस साइन डालने के बाद, तो आपको वेक्टर साइन पे जो एरो है ये ड्रॉप कर देना चाहिए, ठीक है। और इस समय अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं, फिर हम ये मॉड की बात करते हैं, फिर हम मॉड लगाते हैं प्लस साइन वाला माइनस ड्रॉप करने के बाद। अब हमारा कंक्लूजन ये है कि अगर दो बॉडीज ऐसे आ रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी तो ऐड ही होगी ना, क्योंकि थोड़ा ज्यादा तेजी में ही पास आ रही है ना। ऐसे ही लिख दीजिए, when two bodies approach each other, when two bodies approach each other, the relative velocity increases. Two bodies approach each other, the relative velocity increases. When two bodies approach each other, the relative velocity increases. ये तो मैं क्लियर है कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे के पास आ रही हैं तो दोनों मिलके दूरी जल्दी तय करेंगे। ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, तो जल्दी मिल जाएंगी ना दोनों। इफेक्टिव जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो डेफिनेटली बढ़ गई है। अगर दो कार एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो एक्सीडेंट जल्दी हो जाएगा थोड़ा, दोनों मिलके ये दूरी थोड़ी जल्दी दूरी तय कर लेंगे। अगर ये 1 मीटर पर सेकेंड है और ये 2 मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकंड बाद दोनों के बीच में दूरी 3 मीटर से कम हो जाएगी। 1 मीटर ये पास आएगा, 2 मीटर ये पास आएगा। साइन कन्वेंशन को आप छोड़ दीजिए, आप इसके वेक्टर फॉर्म को छोड़ दीजिए, फॉरगेट अबाउट द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म तो हमेशा यही होगा, बट आप न्यूमेरिकल्स में जो यूज करेंगे वो ये साइन पुट करने के बाद करेंगे। आप अगर इसे नेगेटिव लेते हैं तो फिर ये ऐसे ही रहेगा, माइनस बी है माइनस फिर प्लस बी। अगर ये नेगेटिव लेते हैं क्योंकि अगर सपोज इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव डिफाइन किया है तो ये माइनस है और फिर ये प्लस है, तो ये जाएगा माइनस वी है फिर माइनस और फिर ये वी भी ऐसे ही रहेगा। तो माइनस बाहर कॉमन ले लोगे तो ये वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। इफेक्टिवली तो बाहर के ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है उसे इग्नोर करो, इफेक्टिवली दोनों वेलोसिटीज ऐड हो रही। अगर दो पास आ रही है बॉडीज तो उनके पास आने की वेलोसिटी बढ़ गई है। तुम केवल इस पर ध्यान दो, तुम वेक्टर साइन भी ड्रॉप कर दो और ये माइनस माइनस भी ड्रॉप कर दो। केवल ये फील करो कि वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में तो हमेशा वी ए माइनस वी बी होगा वेक्टर फॉर्म में। पर अगर सिर्फ हम डायरेक्शंस को इग्नोर कर दें, साइन वाइन को सबको इग्नोर कर दें, तो फिर सिर्फ एक बात ध्यान रखो कि जब दोनों पास आ रहे हैं तो पास आने का रेट बढ़ गया है। ऐसे ही लिख दो, when both the bodies approach each other, when both the bodies approach each other, then the relative velocity of approach increases. Relative velocity of approach increases. So it is obtained by simple addition of their magnitudes. Simple addition of their magnitudes. इसमें हम लोग सेकेंड केस पढ़ते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का केस 2 पढ़ लेते हैं। When both are moving in same direction,
दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। और सपोज मुझे वी बी ए निकालना है, मुझे ये तो पता है कि मैं माइनस बी ए इसमें भी ऐड करूंगा और माइनस बी ए इसमें भी ऐड करूंगा। अगर मैं माइनस बी ए इसमें ऐड करूंगा तो रेस्ट पे आ जाएगा, अगर माइनस बी ए इसमें ऐड करूंगा तो रेस्ट पे आ जाएगा, और इसमें दो वेलोसिटी होगी, एक वी बी और एक माइनस बी ए। तो मुझे अच्छे से पता है वी बी ए का फॉर्मूला क्या है। वी बी ए का फॉर्मूला है वेक्टोरियल वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर बी ए। अब ये मेरा ऑब्जर्वर है, इसको लग रहा है मैं तो चल ही नहीं रहा, जो भी हो रहा है बस इसके ही चलने से हो रहा है। तो इसकी वेलोसिटी बी की वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका वेक्टर साइन हटा दिया मैंने, और माइनस, अब इसका साइन डालूंगा, ये भी पॉजिटिव है, बी बी माइनस बी ऐसा, और मैग्नीट्यूड ऐसा लिखते हैं। और अगर ये तो वेक्टर साइन हटा रहे हो तो ये भी हटा दो, तो ये बी बी माइनस बी हो गया। अब ये मैग्नीट्यूड्स ही हैं, बी बी माइनस बी। बी की वेलोसिटी जैसे कि ए को दिख रही है वो है बी बी माइनस बी ए, बी की वेलोसिटी जैसी ए को दिख रही है वो है बी बी माइनस बी ए। सपोज ये 6 से जा रहा है, ये बी बी की वैल्यू 6 है और बी ए की वैल्यू 4 है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वी बी ए उसका मैग्नीट्यूड आएगा 2, जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड आएगा +2 वी बी माइनस बी ए। तो ए को ये लगेगा कि मैं तो नहीं चल रहा पर बी 2 की स्पीड से मुझसे दूर जा रहा है, ये 4 से जा रहा है, ये 6 से जा रहा है, ए को लगेगा मैं तो चलता ही नहीं हूं, मैं तो किसी काम का हूं ही नहीं, जो है यही है। ये चल रहा है वो ये भूल जाएगा, उसे लगेगा कि इफेक्टिवली बी मुझसे 2 की स्पीड से दूर जा रहा है। हम केवल रिलेटिव वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हैं। ए को ये लगेगा, ए अगर सिर्फ सारा ध्यान बी पे लगाएगा, खुद पे से ध्यान हटा लेगा, तो ए को दिखेगा कि हम दोनों के बीच में दूरी 1 सेकंड में 2 मीटर ज्यादा बढ़ रही है, फिर 1 सेकंड में और 2 मीटर बढ़ गई, फिर 1 सेकंड में और 2 मीटर बढ़ गई। अगर दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है तो फिर इस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं। लिख दीजिए, when distance between two bodies increases, when distance between two bodies increases, then the relative velocity is called velocity of separation. Relative velocity is called velocity of separation. इसी सवाल में मान लीजिए V8 का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 है और VB का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 है। इनके वेक्टरों के होने से कोई मतलब नहीं है, बस ये डायरेक्शन आपको दिख रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। हल्का सा वेक्टर की वजह से या प्लस या माइनस साइन लेना पड़ेगा, बस, और कोई मतलब नहीं। और मैं एक्चुअली सारी बातें मैग्नीट्यूड्स के टर्म्स में कर रहा हूं। तो अभी भी VB का मतलब है VA माइनस VB। अगर VAB निकालना है तो है 8 माइनस 6, ये वेक्टर का साइन ड्रॉप कर दो, VA माइनस VB। अगर A की वेलोसिटी ज्यादा है, तो A को ये लगेगा कि हम दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 से कम होता जा रहा है पर सेकंड। ये है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। नाउ विद रिस्पेक्ट टू B मतलब B इज एट रेस्ट। अभी AB का मतलब हो गया B इज एट रेस्ट। तो अब फिर B A को देख रहा है, और B को लग रहा है A उसकी तरफ 2 की स्पीड से आ रही है। अब इनके बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है। अगर इसकी वेलोसिटी कम थी तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा था। और VAB का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ A एज इट अपीयर्स टू B, दैट मींस B ऑब्जर्वर है, दैट मींस B रेस्ट पर है। तो B को लगेगा मैं तो रेस्ट पे हूं, मैं तो चल ही नहीं रहा, और हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो खाली A के चलने के कारण से हो रहा है, और A की वेलोसिटी मेरी तरफ 2 है, ये लगेगा उसको। एनीवे फैसला ये है, केवल एक फैसला ये है कि अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 होती है। और फिर हम अलग से ध्यान से पूरा सोच सकते हैं कि कौन किसकी तरफ जाता हुआ लग रहा है।
पर बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम आता है, क्योंकि दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में अगर जाती हैं, अगर सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तब तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो ही लगती है। एक कार यहाँ जा रही है और उसके पैरेलल एक कार और यहाँ जा रही है, तो आपको तो लगता ही नहीं है कि इनमें रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है ना। बस यही लिख लीजिए, इफ टू बॉडीज मूव इन सेम डायरेक्शन, टू बॉडीज मूव इन सेम डायरेक्शन, then the relative velocity between them is the difference of their magnitudes, अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में VAB ऑलवेज मींस वेक्टर VA माइनस वेक्टर VB। वेक्टर में तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है माइनस, और कैलकुलेशन में हमने ये रूल बना लिया कि अगर दो बड़ी ऐसे आ रही होंगी तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए प्लस आएगा सारे माइनस साइन ड्रॉप करने के बाद। और अगर दो ऐसे जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी में माइनस आएगा, एक कहीं V1 माइनस V2 आएगा वेक्टर साइन ड्रॉप करने के बाद। सारे डायरेक्शंस का हम ध्यान ले चुके हैं, अगर डायरेक्शंस का असर हम इंक्लूड कर चुके हैं तो ऐसे में आंसर प्लस आएगा, जस्ट उनको ऐड कर दो, उनकी डायरेक्शंस को इग्नोर कर दो, ऐसे में रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा आएगी। अगर दोनों पास आ रहे हैं तो पास आने का रेट बढ़ गया है, या अगर ऐसा भी है ना दोनों रूट दूर जा रहे हैं, केस थर्ड भी लिख लेते हैं इसका एक केस 3 ये है, ये VA है और ये VB है, और मे भी मुझे निकालना VAB, तो वेक्टोरियली तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, VAB का यही मतलब है, तुम्हें A की वेलोसिटी निकालनी है B के रिस्पेक्ट में, यानी तो माइनस VB इसमें भी ऐड करो और माइनस VB इसमें भी ऐड करो। माइनस VB इसमें ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 0, और माइनस VB इसमें ऐड कर दोगे तो इसके पास दो वेलोसिटी होंगी, एक होगी VA और एक होगी माइनस VB। वेक्टोरियली तो कोई डाउट ही नहीं है, वेक्टर VA माइनस वेक्टर VB, अगर VAB निकालना है तो। पर मुझे वेक्टर फॉर्म में इससे ज्यादा मतलब नहीं है, मुझे बस इसका फील ज्यादा चाहिए। खैर, अगर सपोज मैं वेक्टर VA को पॉजिटिव ले लेता हूँ A की चलिए B के रिस्पेक्ट में, तो कायदे से मैं ऑब्जर्वर यहाँ अटैच करूंगा, और ये डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन, कुछ भी चलेगा। हम तो VA को ही पॉजिटिव ले लेते हैं, ये VA पॉजिटिव हो गया तो अब साइन असाइन, अगर इसको डायरेक्शन का असर तो इंक्लूड करके पॉजिटिव कह चुके हो तो बस एरो हटा दो, और अगर VA पॉजिटिव है तो VB डेफिनेटली नेगेटिव ही है, तो अगर तुम ये माइनस साइन लगा चुके हो तो उसके वेक्टर होने का असर हटा दो, उसकी माइनस साइन ये वाला तो यही रहेगा। अगर ये वेक्टर पॉजिटिव है तो ये वेक्टर नेगेटिव है, इसको मैंने माइनस VB लिख दिया, और अगर माइनस साइन लगा चुका हूं तो अब यहां से ये एरो हट जाएगा, तो अब ये VA प्लस VB हो गया, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई A और B के बीच में। हम ये एक समरी बना सकते हैं, सुन लीजिए पहले, कि अगर बॉडीज दोनों पास आए या दोनों दूर जाएं, पास आ रहे हैं तो इनके पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है, ऐड हो जाती है, और अगर दोनों दूर जाएं तो दोनों दूर जाने की रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है। अभी भी V1 प्लस V2 होता है, अभी भी V1 प्लस V2 होता है, सारे साइन वाइन इग्नोर करने के बाद, सब इंक्लूड करने के बाद। और अगर दोनों ऐसे जाएं या दोनों ऐसे जाएं तब माइनस होता है रिलेटिव वेलोसिटी। ये समरी लिख दीजिए, अगर दोनों बॉडीज एक दूसरे के पास आ रही हैं तो भी वेलोसिटी V1 प्लस V2 होती है, और दोनों दूर जा रही हैं तो दूर जाने की वेलोसिटी बढ़ जाती है। Both the bodies come towards each other, then velocity of approach increases. If both go away from each other, then velocity of separation increases. दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऐड हो जाती है,
और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऐड हो जाती है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 होता है। हम सारे साइन पुट कर चुके हैं। इसमें हमें थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा कि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ये माइनस साइन है ना, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कौन सा बड़ा है, और उसका आंसर का जो माइनस आएगा उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि माइनस साइन को क्या इंडिकेट कर रहा है। वेक्टर फॉर्म में तो हमेशा ये माइनस ही होता है, वेक्टर फॉर्म में तो हमेशा माइनस ही होता है, पर मैग्नीट्यूड्स में कभी कभी ये प्लस भी होता है। वेक्टर फॉर्म में तो हमेशा माइनस होता है, मैग्नीट्यूड्स कभी कभी प्लस भी होते हैं। और आपके ज्यादा वर्किंग फॉर्मूले यही है, वर्किंग फॉर्मूले यही है। अगर 1D में बात कर रहे हो तो, अगर 1D में बात कर रहे हो तो ये फॉर्मूले फिलहाल ज्यादा काम के होंगे। एंड इफ यू वांट टू प्ले सेफ तो फिर इसकी आदत ज्यादा बनाइए, वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2, और फिर उनको प्रॉपर साइन डालिए। और जैसे ही आप इनके साइन डाल देते हैं ना, तो फिर आप इनका ये एरो हटा दीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है, वरना मेरे को इनका पूरा वेक्टर सम या वेक्टर डिफरेंस लेना पड़ता। 1D में इनके वेक्टर होने का इसलिए फर्क पड़ नहीं रहा क्योंकि बस एक प्लस या एक माइनस साइन लगाते ही इनका वेक्टर का एरो उड़ जाता है, फिर ये वेक्टर बचते ही नहीं है। 2D में होता तो बड़ा ध्यान देना पड़ता मुझे, फिर एंगल वैंगल भी लेना पड़ता। यहाँ तो बस एक प्लस या एक माइनस डालने से वेक्टर वाली बात की वेक्टर वाला असर खत्म हो जाता है। चलिए, रिलेटिव वेलोसिटी के बाद में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा हूँ आपको। दो बॉडीज हैं ए और बी, दो बॉडीज हैं ए और बी, और इनके बीच में सेपरेशन है मान लीजिए डी। इनके बीच में सेपरेशन है डी। ए यहां जा रहा है और बी यहां जा रहा है। ए ने ट्रेवल किया एस ए और बी ने ट्रेवल किया एस बी, और दोनों इस पॉइंट पे मिल गए। पी इनका मीटिंग पॉइंट है। इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन था डी। मुझे यही ट्रेवल निकालना है, एस ए बी कितना है, displacement of A with respect to B. Now displacement of A with respect to B का मतलब तो यही है, we are assuming that B is the observer it is at rest and A is coming towards it. A is coming towards it with a velocity VAB. B observer है, ठीक है, and the relative displacement and the distance traveled by A as it appears to be is SAB equal to D. बड़ी बढ़िया चीज है। हम ये मान रहे हैं कि B रेस्ट पे है, SAB निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ A as seen by B। अब इनके बीच में पहले डिस्टेंस D था, पहले डिस्टेंस D था और फाइनली 0 है, तो B को तो यही लगेगा कि जो भी डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के बीच में कम हुआ है वो पूरा A के चलने के कारण हुआ है, क्योंकि B अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है। B कह रहा है मैं तो रेस्ट पे हूं और जो भी हो रहा है A के चलने के कारण हो रहा है। हालांकि B भी गया, A भी आया, इनके बीच में शुरू में डिस्टेंस D था और बाद में 0 है। वो पूरा कह रहा है कि जो भी हो रहा है A ही कर रहा है। B कह रहा है कि मैं तो रेस्ट पे हूं और मैं ही ओरिजिन हूं और A की वेलोसिटी मेरी तरफ है और वो रिलेटिव वेलोसिटी से मेरी तरफ आ रहा है, वो रिलेटिव वेलोसिटी से मेरी तरफ आ रहा है VAB से, और जो डिस्प्लेसमेंट वो अंडरगो करेगा वो तो D होगा, क्योंकि इनके बीच में पहले दूरी थी D और अब 0 और चला केवल A है, तो A ही ना तो D चला होगा, है ना। ये बात कंक्लूजन लिख दीजिए, कंक्लूजन लिख दीजिए। If initial separation between two bodies is D, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। Initial separation between two bodies is D.
and finally they meet at some point. Bracket may not be along the same straight line. कहीं और भी मिलते हैं अगर, may not be along the same straight line. Then the relative displacement between them is a d. Relative displacement between them is d. बात समझ में आई? इनके बीच में पहले डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस था d, और अब इनके बीच में डिस्टेंस है 0. ये कहीं भी मिल गए, एक ऐसे गया और एक ऐसा गया. पहले इनके बीच में d था, और कहीं भी अगर ये मिल गए, तब इनके बीच में दूरी d 0 बची. तो b को तो यही लगेगा कि जो भी हुआ है a ही चल के आया है, और a ने ये पूरा डिस्टेंस d ट्रेवल किया है. समझ में आ रही बात? अभी इसको देख लीजिए आप. अगर मैं अपने मेथड से करूं तो वेक्टर एस ए बी का मतलब होगा वेक्टर एस ए माइनस वेक्टर एस बी. अब अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं, मेरी आदत तो इसी को पॉजिटिव लेने की है, तो चलिए मैं इसी को पॉजिटिव ले लेता हूं. और अगर मैंने प्लस साइन लगा दिया है तो फिर मैं इसकी डायरेक्शन को का असर थ्योरी में इंक्लूड कर चुका हूं. अब मैं ये एरो हटा दूंगा क्योंकि मैं इसकी डायरेक्शन का असर इंक्लूड कर चुका हूं. माइनस वेक्टर एस बी, अगर ये पॉजिटिव था तो इसको मैं नेगेटिव कहूंगा, और अगर नेगेटिव कह देता हूं तो फिर मैं ये वेक्टर का साइन हटा दूंगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन का असर मैंने इंक्लूड कर चुका हूं. तो बेसिकली एस ए प्लस एस बी आया ना, और यही तो डी होता है, यही एस ए बी आया. ए और बी में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो एस ए प्लस एस बी है, और वो डी के बराबर है. अगर दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस पहले था डी, और बाद में वो कहीं भी मिल रही हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शंस, पर अगर वो कहीं मिल रही हैं तो इनके बीच में पहले डिस्प्लेसमेंट डी था और बाद में 0 है, तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हमेशा डी लेंगे हम. केस 2 में ये ले रहा हूं कि ये एस ए है, मतलब ये भी ए है, ये बॉडी ए है, और ये इनके बीच में डिस्टेंस डी है, ये बॉडी बी है, और डी यहां जा रही है, और सपोज बी ए ग्रेटर देन डी बी है. ये सेकंड केस है. ए यहां जा रही है, बी यहां जा रही है, और इनके बीच में शुरू में डिस्टेंस डी था, तो अगर बी ने x चला, ये b है और ये a है, तो a d प्लस x चलेगा. मिलने के पहले पॉइंट P पे ये मिल रहे हैं, ये वेक्टर फॉर्म में b का डिस्प्लेसमेंट है, और ये वेक्टर फॉर्म में a का डिस्प्लेसमेंट है. ये यहां थे और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब ये x चलता है तो ये d प्लस x चलता है, और दोनों एक जगह मिल जाते हैं. उस समय हम इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, एस ए बी, वेक्टर एस ए माइनस वेक्टर एस बी. तो वेक्टर एस ए जो है वो d प्लस x है, और इस डायरेक्शन में मैं इसको सपोज पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन में मैं इसको भी पॉजिटिव ही लूंगा, माइनस x, ये d आ गया ना. वेक्टोरियली तो ये ऐसा ही है. वेक्टोरियली तो एस ए बी आज भी वेक्टर एस ए माइनस वेक्टर एस बी है, पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी का मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो अभी भी डी आ रहा है. बात अभी भी वही है. अगर दो बॉडीज के बीच में इनिशियल सेपरेशन डी था, और बाद में वो कहीं भी मिल रहे हैं, चाहे ऐसे आके मिल रहे हैं चाहे ऐसे जाके मिल रहे हैं, डी धीरे धीरे चल रहा था, ये थोड़ा तेज गया और कहीं मिल गया, जब भी वो मिल रहे हैं इनिशियल सेपरेशन डी था, और वो कहीं भी मिल रहे हैं, चाहे वो सेम स्ट्रेट लाइन पे मिले या चाहे कहीं और मिले, तो दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ रिलेटिव वाला वो डी. ठीक है? तो ये सब आपको रूल्स दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठ जाएंगे आपके कंक्लूजन्स, और केवल कंक्लूजन्स को न्यूमेरिकल्स में यूज करिए. इस केस में मैं आपसे ये कह रहा हूं
ये सब भूल जाइए, पूरे डिस्कशन ये सब सारे स्टेप्स भूल जाइए, केवल ये फैसला लीजिए, इसको दोबारा रिवाइज ही मत करिए, इसको पढ़ने में टाइम मत वेस्ट करिए, केवल ये फैसला लीजिए कि अगर दो बॉडीज के बीच में पहले डिस्टेंस d था और वो कहीं मिल रही हैं, तो अब उनके बीच में डिस्टेंस नहीं रह गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दोनों के बीच में, डिस्प्लेसमेंट वो d है, इसका डिस्टेंस x है और इसका डिस्टेंस d प्लस x है, डिस्टेंसेस आर डिफरेंट, दोनों के डिस्टेंस अलग अलग हैं, but we are talking about displacement, displacement which they together have undergone is d, किसी का डिस्टेंस कितना है, किसी का डिस्टेंस कितना है, but the relative displacement which they together have undergone is d, क्योंकि उनके बीच में पहले डिस्टेंस d था और अब 0 है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में कंक्लूजन यही है, फिर से लिख दीजिए, if initial separation between two bodies is d, if initial separation between two bodies is d, and they finally meet at some point, and they finally meet at some point. Sir, can you repeat? If initial separation between two bodies is d, if initial separation between two bodies is d, and they finally meet at some point, then irrespective of the distances traveled by each, irrespective of the distances traveled by each and the direction of their displacements, that is velocities, इनकी velocities कोई भी हो, the relative displacement between the two bodies is d, the relative displacement between the two bodies is d, ठीक है। अगर इनके बीच में पहले डिस्टेंस d था और अब 0 है, तो आप कुछ भी एस ए बी को एस ए माइनस एस बी वैक्टर फॉर्म में मत करना, सीधे लगाना कि डिस्प्लेसमेंट d। अब फाइनली मैं आपको पढ़ा रहा हूं रिलेटिव एक्सीलरेशन, ग्रेविटी वाले एग्जांपल से बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। टू बॉडीज आर फॉलिंग डाउन फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स इन ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर मुझे एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी चाहिए, तो होगा एक्सीलरेशन ऑफ ए वेक्टर फॉर्म में माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी वेक्टर फॉर्म में, और अगर ए का एक्सीलरेशन है ग्रेविटी में, तो हर बॉडी का एक्सीलरेशन जी ही होगा, चाहे बॉडी कहीं भी जा रही हो। पहले तो आपको यही लिख लेना चाहिए, इन ग्रेविटी irrespective of the direction of motion, irrespective of the direction of motion of the body, the acceleration of the body is always g vertically downwards, the acceleration of the body is g, always g vertically downwards, ग्रेविटी के कारण बॉडी पे फोर्स काम करता है mg, और अगर फोर्स mg है तो फोर्स को ma से इक्वेट कर दीजिए, तो a है g, इसका एक्सीलरेशन मैंने इस डायरेक्शन को अगर प्लस बोल दिया है तो उसके बाद ये वेक्टर साइन हट जाएगा, इसकी डायरेक्शन को मैं यहाँ इंक्लूड कर चुका हूँ, ये माइनस तो आएगा, फिर बी में भी ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। ए का एक्सीलरेशन चाहिए बी के रिस्पेक्ट में, ये जरूरी नहीं है जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मैं बी को ओरिजिन लूं, इसी को रेफरेंस फ्रेम अटैच करूं और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूं, वो कोई जरूरी नहीं है। अगर वो करते हैं तो पूरे क्वेश्चन में वही करिए, और अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं कि इसे पॉजिटिव ले रहे हैं तो बस फिर इसे भी पॉजिटिव लीजिए, तो आंसर 0 आ रहा है। एक पत्थर को हवा में फेंकते हैं ना, तो उसका जो मोशन, अगर उस पर केवल ग्रेविटी काम कर रही है, हाथ से छोड़ दिया, फेंक दिया, तो उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं। वही हमारा अगला चैप्टर होने वाला है। ऐसे ही एक लाइन लिख दीजिए,
if an object is thrown up with some velocity in some direction, and is in the influence of gravity only, then irrespective of whatever, जो चाहे आप सोच लीजिए, irrespective of whatever, relative acceleration between the two bodies is always zero. Gravity में दो projectiles के बीच में relative acceleration between the two projectiles is always zero. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. दो प्रोजेक्टाइल हैं, कहीं भी जा रहे हो, दो पत्थर हैं, आपने कहीं भी फेंक दिए हो, उनमें रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो ही होता है हमेशा. बड़ा जबरदस्त रूल है. ये एक केस में आपको दे रहा हूं. बॉडी ए जो है वर्टिकल प्लेन की बात कर रहा हूं. बॉडी ए इज प्रोजेक्टेड डाउन, उसकी वेलोसिटी u1 है, एंड बॉडी बी इज थ्रोन अप फ्रॉम अ पॉइंट वर्टिकली बिलो. उसके ठीक नीचे से बी को ऊपर फेंक रहा हूं वर्टिकल प्लेन में. ठीक है, ये इनिशियल सेपरेशन उनके बीच का h है. इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम इज h. इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन h है. आप जानते हैं ए का मोशन एक्सीलरेटेड है क्योंकि ए की वेलोसिटी ग्रेविटी की डायरेक्शन में है, और बी का मोशन रिटार्डेड है क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है. बी को ऊपर फेंका है, बी का मोशन रिटार्डेड है. तो इनमें आपसे मैं तीन चीजें पूछ रहा हूं. नंबर 1 बताइए. या चलिए अभी तो सिर्फ रिलेटिव एक्सीलरेशन ही बता दीजिए. अच्छा 2g. देखिए ध्यान से, तो यदि ये जो बॉडी ए है, अब मैं इसमें इसके डायग्राम में एक्सीलरेशन मार्क करूंगा और इसके डायग्राम में भी एक्सीलरेशन मार्क करूंगा. ये जब हवा में है तो वो नीचे जा रही है, और उसके नीचे जाने से एक्सीलरेशन की डायरेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं. उस पे ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, और बी ऊपर जा रही है हालांकि, पर बी पे भी जी तो नीचे ही काम कर रहा है. जो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन है has got nothing to do with direction of velocity. लिख दीजिए, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन has nothing to do with direction of velocity. Has nothing to do with the direction of velocity. It actually depends, it only depends upon the force acting on the body. It depends upon the direction of force acting on the body, which is responsible for creating this acceleration. Which is responsible for creating this acceleration. अब आप यहां ये नहीं सोच सकते कि इनके जी इधर ऐसे में तो जी ऐड होंगे, ऐसे में तो अगर होती वेलोसिटी तो ऐड होती, पर जी ऐड नहीं होंगे. जी का तो ये वाला केस है, तो सेम डायरेक्शन वाला केस है. इसका मोशन एक्सीलरेटेड है, इसका मोशन रिटार्डेड है. रिटार्डेड अगर मोशन बोलता है ना रिटार्डेड है, तो उस पे एक्सीलरेशन आप उसकी वेलोसिटी के अगेंस्ट मार्क कर दीजिए. अगर उसने बोला है ये एक्सीलरेटेड है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन मार्क कर दीजिए. और अगर रिटार्डेड है तो फिर वेलोसिटी के अगेंस्ट एक्सीलरेशन मार्क कर दीजिए. हमें एक्सीलरेशन मार्क करना है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी नहीं निकालनी थी. रिलेटिव वेलोसिटी तो ऐड होगी नो डाउट, ऐसा है, पर रिलेटिव एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है. जी माइनस जी आएगा, कुछ भी हो जाए उसका आंसर हमेशा जीरो ही आएगा. कुछ भी हो जाए, चाहे एक बॉडी ऐसे जा रही हो और एक बॉडी को मैं ऐसे फेंकूं, तब भी इस पे भी जी होगा और इस पे भी जी होगा. अगर ग्रेविटी में है और दो प्रोजेक्टाइल हैं, तो irrespective of the direction of velocities and their motion, relative acceleration between the two projectiles is always zero. फिर से एक important point ये लिख दीजिए. If a body is accelerated, then
mark the direction of its acceleration in the direction of its velocity. Mark the direction of its acceleration in the direction of its velocity. ब्रैकेट में लिख दीजिए डू नॉट मार्क वेलोसिटी. वेलोसिटी मार्क मत करिए, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग रिलेटिव एक्सेलरेशन. वेलोसिटी मार्क मत करिए क्योंकि हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं. Sir, मैंने यही कहा कि if a body is accelerating, then mark the direction of its acceleration in the direction of its velocity. और ब्रैकेट में लिख दीजिए कि do not mark the direction of its velocity because we are interested in finding the relative acceleration. अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने रहे हैं तो डायग्राम में और कुछ मार्क मत करिए, एरो तो बनाइए पर उसके आगे वी के बारे में कुछ मत लिखिए, नहीं तो वी पे ध्यान जाएगा. इस क्वेश्चन में भी यही हो रहा है, आपका ध्यान आपको डायग्राम में दिख रहा है वेलोसिटी, जबकि मुझे देखना है एक्सेलरेशन, तो मुझे ये डायग्राम बनाना चाहिए ना. और सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट बी, इसका लिख दीजिए इफ अ बॉडी इज रिटार्डेड then the mark the direction of its acceleration. Mark the direction of its acceleration exactly opposite to the direction of its velocity. Exactly opposite to the direction of its velocity. और फिर से वही बात है, ब्रैकेट में लिख दीजिए but do not mark the direction of its velocity in the diagram. But do not mark the direction of its velocity in the diagram. मुझे अगर रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो मैं वेलोसिटीज की डायरेक्शन मार्क करूंगा. मुझे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं इसके डिस्प्लेसमेंट और इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मार्क करूंगा. अगर मुझे रिलेटिव एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं इस तरफ जी दिखाऊंगा ना. और ये भले ही बॉडी ऊपर जा रही है, इस पर जी तो नीचे ही है, और ऐसे में तो दो चीजें माइनस होती है हमेशा. ग्रेविटी में तो रूल ही है, कोई कहीं जाए हमारी बला से रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो. अगर दो बॉडीज हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो. हाँ, इक्वेशन बनाने में थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है कि दोनों बॉडीज सेम टाइम के लिए चल रहे हैं कि नहीं चल रही हैं. वो एक बात ब्रैकेट में और लिख दीजिए. इफ वी आर फॉर्मिंग टू सेपरेट इक्वेशंस of motion of two bodies in gravity, then we should carefully see that which body is in motion for what time. कौन सी बॉडी कितने समय के लिए चली है. अभी इन सवालों में, इस चैप्टर के सवालों में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है इसमें तो टाइम डिफरेंस होता ही नहीं. वरना तो ऐसा होता था कि एक बॉडी गिराई, उसके 2 सेकंड बाद दूसरी बॉडी गिराई, तो एक ही इक्वेशन में आएगा हाफ जी टी स्क्वायर और एक ही इक्वेशन में आएगा हाफ जी टी माइनस 2 का होल स्क्वायर. फिर वो टर्म कैंसिल नहीं होंगे. एक की बॉडी में आएगा हाफ जी टी स्क्वायर, एक की इक्वेशन में आएगा हाफ जी टी स्क्वायर, दूसरी की इक्वेशन में आएगा हाफ जी टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर वो दोनों टर्म कैंसिल नहीं होंगे. यहां तो फॉर्चुनेटली रिलेटिव टाइम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है. अगर ये बॉडी सपोज यहां इतना चलने के बाद गिर रही है, मतलब इतना गिरती है, और ये सपोज एस ए है और ये एस बी है. सपोज ये भी थोड़ा सा डिस्टेंस फॉल हुई है और ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस चल रही है, तो इसका जो टाइम है मोशन का टाइम और इसके जो मोशन का टाइम है और दोनों बॉडीज के मिलने का जो टाइम है वो सारे टाइम सेम है. लिख दीजिए अगली लाइन में, या चलिए ये बना दीजिए. रिलेटिव टाइम.
तो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है, रिलेटिव पोजीशन होता है, और रिलेटिव टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होता है, पर रिलेटिव टाइम जैसी नॉर्मली कोई चीज नहीं होती। इट इज नो सच थिंग इज यूज्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, इसके बारे में हमें ज्यादातर नहीं सोचना पड़ता है। Because in most of the questions, the two bodies start together, start their journey together, maybe from different points. Start their journey together, maybe from different points. So the body A is in motion for same time. Body A is in motion for the same time. Body B is also in motion for same time. When they meet at some point, and also the total time for the relative motion is also same. Relative motion का टाइम भी सेम लेते हैं। यही मैं आपसे यहां कह रहा हूं कि अगर एक बॉडी यहां से आई है और ये टाइम t में जिसने डिस्टेंस sa तय किया है, और एक बॉडी यहां से आई है b और उतने ही टाइम में दोनों को सेम टाइम पे छोड़ा था, उस बॉडी ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो a की इक्वेशन में भी t आएगा, b की इक्वेशन में भी t आएगा, और फिर अगर कंबाइंड इक्वेशन में एक ही बार में लिखना चाहूं तो उसमें भी t आएगा। इसकी जर्नी का टाइम भी t है, इसकी जर्नी का टाइम भी t है, और कंबाइंड रिलेटिव जर्नी का टाइम भी t है। u रिलेटिव होता है, v रिलेटिव होता है, a रिलेटिव होता है, s रिलेटिव होता है, पर t रिलेटिव ज्यादातर तो नहीं होता। मोस्टली t के बारे में तो आपको सोचना नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों की जर्नी एक साथ स्टार्ट हो रही है, और अगर वो कहीं ना कहीं जाके मिल रहे हैं तो फिर दोनों सेम टाइम के लिए ही तो चल रहे हैं, रिलेटिव मोशन के न्यूमेरिकल्स में usually both the events occur at the same time and they finish at the same time, and therefore the time for journey of one is equal to the time for journey of the other is equal to the time for journey of the relative motion.